हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। हेरिडिटी चैप्टर का ये पार्ट 2 है और ये लास्ट पार्ट है। आज के इस पार्ट में भी हम लोग 40 प्रश्नों को कवर करेंगे, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग 80 प्रश्नों को कवर कर लेंगे, जो कि सफिशियंट है आपके इस चैप्टर के लिए। अगर आपने सही से कवर कर लिया है, इस पूरे चैप्टर को सही से रिवाइज कर लिया है इन 80 प्रश्नों के साथ, तो एग्जाम में आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा इस चैप्टर से तो बहुत कम चांस है कि आपसे छूटेगा, अगर आपने सही ढंग से कर लिया है तो। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप ऐप पर जा सकते हो। ऐप पर जाकर के आप इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। लैंगिक प्रजनन के दौरान डीएनए में दोनों जनकों का योगदान कैसा होता है। देखो, लैंगिक प्रजनन में हम जानते हैं कि दो जनक सम्मिलित होते हैं, दोनों से समान मात्रा में क्रोमोसोम्स आते हैं। इंसानों की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि शुक्राणु में होता है 23 क्रोमोसोम, अंडाणु में होता है 23 क्रोमोसोम। यहां से जाइगोट बनता है, जाइगोट में हो जाएगा 46 क्रोमोसोम्स और यहीं से एक बच्चे का जन्म होगा। तो आधा क्रोमोसोम, इस 46 में से आधा क्रोमोसोम पिता की तरफ से और आधा क्रोमोसोम माता की तरफ से। क्रोमोसोम में क्या होता है भाई, डीएनए होता है। क्रोमोसोम संघनित रूप है डीएनए का, तो हम बोल सकते हैं कि समान मात्रा में डीएनए जो है दोनों जनकों से आता है। दोनों जनकों का समान योगदान होता है, दोनों जनक से डीएनए जो है समान मात्रा में आता है संतति में। प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का कितने सेट पाया जाता है। जनन कोशिका मतलब स्पर्म और ओवम, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु, है ना, शुक्राणु और अंडाणु। जनन कोशिका में जीन का कितने सेट पाया जाता है। तो आपके बॉडी के अंदर हर एक लक्षण के लिए दो जीन है, हर एक लक्षण के लिए दो जीन है, जो आपके माता की तरफ से एक आता है और एक पिता की तरफ से आता है। उसी को हम लोगों ने एलील कहा था, है ना। हो सकता है माता की तरफ से कैपिटल टी आया हो, पिता की तरफ से भी कैपिटल टी आया हो सकता है कि माता की तरफ से कैपिटल टी और पिता की तरफ से स्मॉल टी आया हो सकता है कि माता की तरफ से स्मॉल टी और पिता की तरफ से कैपिटल टी आया हो सकता है कि दोनों की तरफ से स्मॉल टी आया हो। ठीक, तो आपके बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं होंगी ना, उन सारे में लंबाई को नियंत्रित करने के लिए जीन के दो सेट होंगे, है ना। जीन के दो सेट होंगे, कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल टी कैपिटल टी हो सकता है। लेकिन आपके अंदर जो शुक्राणु होगा, अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर जो अंडाणु होगा, उसमें इन दो सेट में से कोई एक ही सेट जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था मेंडल का जो नियम था, ठीक है, उसमें कि युग्मक निर्माण के समय ये जो एलील्स होते हैं ये अलग हो जाते हैं और शुक्राणु में इन दोनों में से कोई एक ही पहुंचेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ही पहुंचेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके अंदर लंबाई को नियंत्रित करने वाला जो जीन है, उनके दो सेट ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। आप एक पुरुष हैं तो आपके अंदर जो शुक्राणु का निर्माण होगा उसमें दो तरह के शुक्राणु मिलेंगे आपको। एक जो कैपिटल टी जिसमें ये जीन होगा और दूसरा जो ये स्मॉल टी वाला होगा। सेम आप महिला के केस में लगा सकते हो कि दो तरह के अंडाणु बनेंगे। अगर ये सेट है, ये दो सेट है, तो एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला, राइट। तो जनन कोशिका में जीन का कितने सेट पाया जाता है, तो एक। सामान्य कायिक कोशिकाओं में जीन की कितनी कॉपीज होती है, प्रतियां होती है। जनन कोशिका को छोड़ दो आप, यानी शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ दो, तो जितने भी कोशिकाएं हैं बॉडी में वो सारे कहे जाते हैं कायिक कोशिका। और कायिक कोशिका में आपके जीन के ये दो सेट्स होंगे, है ना। जीन के दो सेट्स होंगे, हर लक्षण को नियंत्रित करने वाले दो जीन होंगे, यानी एलील्स होंगे। एक पिता के साइड से आएगा और एक माता के साइड से आएगा। तो जनन कोशिका में आपको जीन का एक ही सेट मिलेगा हर लक्षण के लिए, लेकिन जो कायिक कोशिका है इसमें जीन के दो सेट मिलेंगे, दो कॉपी मिलेंगे। एक कॉपी आएगा माता के साइड से और एक कॉपी आएगा पिता के साइड से। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक जनक कोशिका, ये जनक कोशिका माता का भी हो सकता है, पिता का भी हो सकता है ना, पैतृक और मातृक दोनों में से कोई हो सकता है। से गुणसूत्रों का केवल एक सेट किसमें जाता है। एक जनक कोशिका से गुणसूत्रों का केवल एक सेट किसमें जाता है। जो सामान्य कायिक कोशिकाएं होती है उसमें हम जानते हैं
कि क्रोमोसोम्स जो है वो होते हैं वो पेयर में होते हैं, क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, हम बोलते हैं 23 पेयर्स बोलते हैं। ये सामान्य कायिक कोशिका की बात की जा रही है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शुक्राणु की, अगर हम बात करते हैं शुक्राणु की, अगर हम बात करते हैं अंडाणु की, तो इनमें क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होते हैं। ये जो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेपरेट हो जाते हैं, तभी तो ये एलील्स भी सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो जीन के दो सेट्स होते हैं एक ही क्रोमोसोम पर थोड़ी ना होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर कैपिटल टी होगा तो यहां पर स्मॉल टी होगा, और जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये जो जोड़े में क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। जब सेपरेट हो जाएंगे तो ये दोनों के दोनों जो जीन्स हैं जो कि एक ही लक्षण के लिए है ये भी अलग हो जाएंगे। क्रोमोसोम में कोई एक ही, ये जो जोड़े जब अलग होंगे तो क्रोमोसोम में कोई एक ही पहुंचेगा, ठीक, क्रोमोसोम में कोई एक ही पहुंचेगा। तो ये जो शुक्राणु है इसमें 23 क्रोमोसोम होंगे। देखो सामान्य कायिक कोशिका में 23 जोड़े होते हैं, लेकिन जो शुक्राणु है, अंडाणु है, यानी जो युग्मक होते हैं उनमें केवल 23 होते हैं, है ना, केवल 23 होते हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे। समझे आप? जो जनन कोशिकाएं होती है, जो युग्मक होता है, जो शुक्राणु है, अंडाणु है, उनमें गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है, ये याद रखिएगा, गुणसूत्र का केवल एक सेट होता है। जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं उनमें गुणसूत्र के 2 सेट होते हैं। गुणसूत्र जो है, हर गुणसूत्र जो है जोड़े में होते हैं, पहले नंबर का गुणसूत्र जोड़े में, दूसरे नंबर का गुणसूत्र जोड़े में। लेकिन जो शुक्राणु है, अंडाणु है, वो जोड़े अलग हो जाते हैं, अलग अलग जो है शुक्राणु में हो जाते हैं। जब 2 युग्मक संलयित होते हैं तो बने हुए युग्मज में क्या होता है? 2 युग्मक संलयित होते हैं, जैसे शुक्राणु है और ये अंडाणु है, जब इनके बीच में निषेचन होगा तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट एक कोशिकीय भ्रूण होता है। गुणसूत्रों की संख्या सामान्य हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं, अंडाणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं। जब ये आपस में फ्यूज करेंगे, निषेचन होगा, तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स बनेंगे। और यही 46 क्रोमोसोम्स होने चाहिए इंसान के हर कोशिका में, जनन कोशिका को छोड़ दे तो। राइट, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के नियमों का पालन करते हैं? बिल्कुल, चाहे लैंगिक जनन करने वाले जीव हो, चाहे अलैंगिक जनन करने वाले जीव हो, दोनों के दोनों वंशागति के नियमों का पालन करते हैं। यदि किसी प्रजाति में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है तो इसका अर्थ है, देखो लिंग निर्धारण जो है 2 तरीके से हो सकता है, आनुवंशिक आधार पर, है ना, सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर, या फिर पर्यावरणीय कारक के आधार पर। ठीक है, पर्यावरणीय कारक के आधार पर या फिर आनुवंशिक आधार पर। तो यदि किसी प्रजाति में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है तो इसका अर्थ है लिंग माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है। यह बिल्कुल सही है। लिंग का निर्णय जो है तापमान से भी हो सकता है। अगर आनुवंशिक आधार पर लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है तो कुछ जीव होते हैं जिसमें जो है जो पर्यावरणीय कारक होते हैं ना, उनसे डिसाइड होता है कि जो बच्चे पैदा लिए हैं वो नर होगा या फिर मादा। राइट, जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि इंसान में जो है 46 क्रोमोसोम्स है, 46 क्रोमोसोम्स है। तो इसमें से 44 क्रोमोसोम्स तो सामान्य क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक, और 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम्स कहे जाते हैं, जो सेक्स डिसाइड करते हैं बच्चे का। ये हो सकता है 44 प्लस XX अगर हम बात करते हैं फीमेल की, ठीक, और ये हो सकता है 44 प्लस XY अगर हम बात करते हैं मेल की। ये जो XX है ये सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल के अंदर, और ये XY क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम है मेल के अंदर। ठीक है, मेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर जो अंडाणु होता है, हम जानते हैं कि ये 46 जो है ये 23 में अलग हो जाएंगे युग्मक में, है ना। अंडाणु में तो 23 ही जाएगा ना, अंडाणु में तो 23 ही जाएगा। इस 44 में से 22 जाएगा, इस 44 में से 22 जाएगा। युग्मक का जब निर्माण होगा तो इस 44 में से 22 जाएगा, और इस XX में से कोई एक X जाएगा। ठीक, अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो देखो पुरुषों में जो है 2 तरह के शुक्राणु आपको मिलेंगे।
दो तरह के शुक्राणु मिलेंगे। एक शुक्राणु वो मिलेगा आपको, एक टाइप का वो होगा जिसमें ये 44 का आधा कर दो 22 क्रोमोसोम जाएगा, और इस एक्स वाई में से एक में एक्स रहेगा और दूसरा होगा जिसमें ये वाई रहेगा। यानी पुरुषों के केस में शुक्राणु दो प्रकार के होंगे, एक वो जिसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा और दूसरा वो जिसमें सेक्स क्रोमोसोम वाई होगा। लेकिन महिलाओं के केस में जो सेक्स क्रोमोसोम है वो हमेशा एक्स होता है, राइट, हमेशा एक्स होता है। अब डिपेंड करता है कि इस अंडाणु के साथ कौन सा शुक्राणु जाकर के निषेचित होता है। ठीक, मान लीजिए कि इस अंडाणु के साथ ये एक्स वाला जाकर के निषेचित होता है, तो क्रोमोसोम कैसे बनेगा, यहां पर 22 और 22 44 हो जाएगा, प्लस ये बनेगा एक्स एक्स। तो जैसे ही आपने एक्स एक्स देखा तुरंत आप बोलेंगे कि जो भी संतति उत्पन्न वहां पर हो रहा है वो क्या है, एक फीमेल है। अगर मान लीजिए ये जो क्रोमोसोम है ये जाकर के इससे निषेचित होता है तो क्या बनेगा 44 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई किस में होता है, एक्स वाई होता है पुरुष के केस में, तो जो संतति उत्पन्न होगा वो एक मेल होगा। तो ऐसे डिसाइड होता है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ना, उससे डिसाइड होता है कि जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वो कैसे होंगे, वो नर होंगे या फिर मादा होंगे। तो इसी को बोलते हैं कि आनुवांशिक आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है। तो लिंग माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घोंगे जैसे प्राणियों में लिंग परिवर्तन की क्षमता यह दर्शाती है कि, देखो जो घोंगा है ये अपने लिंग को परिवर्तित कर सकता है जन्म के बाद नेचुरल तरीके से। अगर लिंग का जो निर्धारण है वो आनुवांशिक रूप से हुआ है यानी क्रोमोसोम के आधार पर हुआ है, तो लिंग परिवर्तन संभव नहीं है नेचुरली, राइट। जैसे इंसानों के अंदर है ना, जन्म के बाद जो है अपने आप ही जो है लिंग का परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि क्रोमोसोम के आधार पर जो है लिंग का निर्धारण होता है इंसानों में। तो जहां भी आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण होता है, आनुवांशिक रूप से सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर है ना, जीन के आधार पर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, वहां पर नेचुरली प्राकृतिक रूप से लिंग परिवर्तन संभव नहीं है। हाँ, अगर आनुवांशिक आधार पर नहीं हुआ है, आनुवांशिक रूप से निर्धारण नहीं हुआ है लिंग का, वैसे केस में कुछ जीवों में जो है जन्म के बाद लिंग परिवर्तन हो सकता है, सारे जीवों में नहीं, लेकिन कुछ जीवों में जिनमें गैर आनुवांशिक रूप से लिंग का निर्धारण होता है उसमें लिंग परिवर्तन हो सकता है। तो घोंगा जो है आपके बुक में दे रखा है, तो इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। लिंग निर्धारण परिवर्तनशील और गैर आनुवांशिक है, यानी आनुवांशिक आधार पर लिंग का निर्धारण इसमें नहीं होता है, पर्यावरणीय कारक के आधार पर होता है, यानी जो पर्यावरण है उस पर डिपेंड करता है लिंग का कि जो संतति उत्पन्न हुआ है वो नर होगा या मादा होगा। यदि किसी प्राणी का लिंग उष्मायान ताप पर निर्भर करता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें लिंग का निर्धारण कुछ ऐसे होता है कि जो निषेचित अंडा है, जो जायगोट है, जो ये जायगोट है, जो युग्मनज है, इसे किस तापमान पर रखा गया है, इसे किस तापमान पर रखा गया है। तो ये चीज आपको देखने को मिलता है सरीसृप में, रेप्टाइल्स में, कुछ रेप्टाइल्स में, सारे में नहीं, कुछ रेप्टाइल्स में। तो लिंग निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। यहां भी आनुवांशिक आधार से जो है लिंग का निर्धारण नहीं हो रहा है, इस आधार पर हो रहा है कि जो निषेचित अंडा है, जो जायगोट है, इसे किस तापमान पर रखा गया है, इससे डिसाइड हो रहा है। तो तापमान क्या है, पर्यावरण का एक कारक है ना, तापमान पर्यावरणीय जो है एक कारक है। तो इस पर्यावरणीय कारक पर जो है लिंग डिपेंड कर रहा है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ रेप्टाइल्स में जो है लिंग का निर्धारण इस तरीके से होता है कि जो निषेचित अंडा है उसे किस तापमान पर रखा गया है, यानी कि उष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि लिंग क्या होगा, नर होगा, मादा होगा। तो लिंग निर्धारण पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। अगर आनुवांशिक आधार पर होता लिंग का निर्धारण तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पर्यावरण का तापमान क्या है या फिर निषेचित अंडा को किस तापमान पर रखा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में कुल 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। देखो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको हम बांटते हैं 44 प्लस XX अगर फीमेल है तो,
44 XY अगर मेल है तो, अगर फीमेल है तो, अगर मेल है तो। ठीक, अब ये जो 44 है, चाहे यहां चाहे यहां, इसे हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम्स, राइट। और ये दोनों जो होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं एलोसोम्स। एलोसोम्स को हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। तो 44 यानी कि 22 जोड़े, तो मानव में कुल 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं, बिल्कुल सही है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX और पुरुषों में XY होता है, यही चीज मैंने आपको यहां पर बताया, ये स्टेटमेंट भी सही है। लिंग गुणसूत्र हमेशा पूर्ण जोड़े में होते हैं, ये कहना गलत हो जाएगा, ये कहना गलत हो जाएगा। लिंग गुणसूत्र हमेशा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। देखो, लिंग गुणसूत्र जो है पूर्ण जोड़े में होते हैं महिलाओं के केस में, पुरुषों के केस में नहीं। तो केवल 1 और 2 सही है। हम ये बोलते हैं ना कि 23 पेयर, हम जो ये बोलते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम है हमारे अंदर, ये पूरी तरह से सच है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए पूरी तरह से सच है 23 पेयर, है ना। 22 पेयर, 22, 44 प्लस XX, यहां से 22 पेयर मिलेगा और ये 1 पेयर। लेकिन पुरुषों के केस में ऐसा नहीं होता है। पुरुषों के केस में जो है 22 ही पेयर होते हैं सही तरीके से। पुरुषों के केस में देखो क्या होता है, 44 प्लस XY होता है, तो यहां से तो 22 पेयर मिल जाता है, यहां से तो 22 पेयर मिल जाता है। लेकिन देखो यहां पर एक X क्रोमोसोम है और एक Y क्रोमोसोम है। Y क्रोमोसोम X क्रोमोसोम से छोटा होता है, जैसे X क्रोमोसोम है, ये Y क्रोमोसोम है। तो यहां पर पूर्ण पेयर जो है नहीं बनता है, पूर्ण जोड़ा जो है नहीं बन पाता है। तो आप याद रखेंगे कि लिंग गुणसूत्र हमेशा पूर्ण जोड़े में होते हैं तो नहीं, महिलाओं में तो पूर्ण जोड़े में होते हैं, पुरुषों में नहीं होते हैं। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों ये पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं पुरुषों के अंदर सेक्स क्रोमोसोम? क्योंकि वाई क्रोमोसोम छोटा होता है एक्स क्रोमोसोम से। एक्स गुणसूत्र जो है सामान्य आकार का होता है, वाई गुणसूत्र जो है छोटे आकार का होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। स्त्री में एक्स वाई गुणसूत्र है, सेक्स क्रोमोसोम नहीं, ये पुरुषों में है और ये स्त्री में है। तो ए और बी, केवल ए और बी सही है। ये याद रखिएगा कि वाई गुणसूत्र जो है छोटे आकार का होता है, एक्स गुणसूत्र जो है सामान्य आकार का होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो पिता के गुणसूत्र पर। माता पिता दोनों मत बोलिएगा, पिता के गुणसूत्र पर। क्योंकि हम जानते हैं कि माता के अंदर तो सेक्स क्रोमोसोम जो है केवल एक्स वाला ही है, केवल एक्स वाला ही है। तो माता के अंदर जो जितने भी अंडाणु होंगे उन सारे में सेक्स क्रोमोसोम केवल एक्स होगा। लेकिन जो पिता है उसके अंदर जो शुक्राणु है वो दो प्रकार के होंगे, एक्स वाला हो सकता है और कैसा हो सकता है भाई, वाई वाला हो सकता है। ठीक, अगर इनके बीच में निषेचन होता है तो जायगोट जो बनेगा वो एक्स एक्स बनेगा, यानी ये एक फीमेल है, जो बच्चा पैदा होगा वो एक जो है फीमेल होगी। अगर मान लीजिए कि इसके साथ वाई क्रोमोसोम वाला जाकर के निषेचित हो जाता है तो ऐसे केस में जो बच्चा बनेगा वो एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला बनेगा, जो कि मेल के अंदर होता है। तो डिसाइड जो है ये पिता का सेक्स क्रोमोसोम करता है। पिता के अंदर जो गुणसूत्र है उस पर निर्भर करता है कि बच्चे का लिंग क्या होगा, क्योंकि पिता के अंदर दोनों प्रकार के गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र है, एक्स वाले भी है वाई वाले भी है। माता के अंदर केवल एक्स वाले हैं। पिता का एक्स जाकर अगर निषेचित हो जाता है तो एक लड़की जो है वो जन्म लेगी। अगर पिता का वाई जाकर के निषेचित होता है, वाई सेक्स क्रोमोसोम जाकर निषेचित होता है, यानी कि वाई सेक्स क्रोमोसोम वाला शुक्राणु जाकर के निषेचित होता है, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो एक लड़का होगा। यदि किसी बच्चे को पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वह, अगर पिता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त होता है तो जो बच्चा होगा वो एक लड़की होगी। और अगर वाई गुणसूत्र प्राप्त होता है तो वो लड़का होगा, है ना। सभी बच्चे अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं? सभी बच्चे अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं? तो माता से तो केवल एक्स ही प्राप्त कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि माता के पास सेक्स क्रोमोसोम केवल एक ही प्रकार का है, वो है एक्स। ठीक, पिता से जो है दोनों प्रकार के प्राप्त कर सकते हैं। पिता से हो सकता है कि एक्स भी प्राप्त कर ले
पिता से हो सकता है कि X भी प्राप्त कर ले और Y भी प्राप्त कर ले, क्योंकि दोनों प्रकार के शुक्राणु होते हैं, X क्रोमोसोम वाले भी होते हैं, Y क्रोमोसोम वाले भी होते हैं। तो X भी मिल सकता है पिता से और Y भी मिल सकता है। X मिलेगा तो लड़की, Y मिलेगा तो लड़का। लड़का होने की संभावना सामान्यतः कितनी होती है? अब सीधी सी बात है, जो माता है उसमें सेक्स क्रोमोसोम केवल X वाला है और पिता में जो शुक्राणु बन रहे हैं वो 2 प्रकार के हैं, केवल 2 ही प्रकार के हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 50% X वाले शुक्राणु हैं और 50% Y वाले शुक्राणु हैं। तो 50-50% चांस है कि निषेचन इन दोनों के बीच हो और निषेचन इन दोनों के बीच हो, यानी 50% चांस है इनके बीच में निषेचन हो और 50% चांस है कि इनके बीच में निषेचन हो, यानी कि 50-50% चांस है कि लड़का हो गया लड़की। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो भी सवाल हैं वो एग्जाम्पलर के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं। आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, यानी कि डीएनए का एक्सचेंज कब होता है? तो ये लैंगिक जनन के दौरान होता है, इसीलिए ज्यादा भिन्नताएं जो है हमें लैंगिक जनन में देखने को मिलते हैं। गुलाबी रंग के 2 पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर, यानी कि निषेचन कराए जाने पर एक लाल रंग की, 2 गुलाबी रंग की, एक सफेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का स्वरूप क्या होगा? अब देखो, गुलाबी रंग के 2 पुष्प के बीच संकरण कराया गया था, गुलाबी रंग के 2 पुष्पों के बीच जो है निषेचन कराया गया था, तो लाल रंग का पुष्प भी मिलता है, गुलाबी रंग का भी मिलता है और सफेद रंग का भी मिलता है। यानी कि वेरिएशन बहुत ज्यादा है और ज्यादा वेरिएशन जो है आपको तब मिलेगा जब 2 अलग अलग प्लांट होंगे एक ही प्रजाति के और उनके बीच में निषेचन हो, यानी कि परनिषेचन हो। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मटर के एक लंबे पौधे और एक बौने पौधे के बीच संकरण कराए जाने पर जो संतति उत्पन्न हुई उसके सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि बात कर चुके हैं हम लोग, है ना। शुद्ध रूप से लंबा पौधा और शुद्ध रूप से बौना पौधा, इनके बीच में संकरण कराया गया तो F1PD के सारे पौधे लंबे थे। कारण क्या था? जो लंबापन है वो प्रभावी विशेषक है, तो लंबा होना प्रभावी विशेषक है, सही है। बौना होना प्रभावी विशेषक है, नहीं। यहां पर देखो, इसको काट दो, इसको काट दो, यहां पर लिख लेना लंबा। लंबा होना अप्रभावी विशेषक है, यह भी गलत हो जाएगा। मटर के पौधे की ऊंचाई का नियंत्रण कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी जीन से नहीं होता, बिल्कुल होता है, गलत हो जाएगा। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां पर बौना काट करके लंबा लिखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीव होता है, जीव नहीं जीन होता है, ठीक है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है, सही नहीं है पूछा है। प्रत्येक हार्मोन के लिए एक जीन होता है। देखो, हार्मोन दोनों प्रकार के होते हैं। हार्मोन ऐसे भी होते हैं, हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन से बनते हैं और प्रोटीन बनाने के लिए जीन चाहिए, और हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो लिपिड से बनते हैं, ठीक। तो हर हार्मोन के लिए जीन होगा ही होगा ये कहना सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए थे उनके हिसाब से ये ऑप्शन जो है हम सही मान करके चलेंगे। भाई, कुछ ऐसे भी हार्मोन होंगे ना जो लिपिड से बनेंगे, इसके लिए तो जीन नहीं चाहिए, क्योंकि जीन प्रोटीन बनवाता है ना कि लिपिड बनवाता है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है, सही है। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक जीन होता है। जीन क्या है? डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। प्रत्येक एंजाइम के उत्पादन के लिए एक जीन होता है, बिल्कुल सही है। एंजाइम अपने आप में प्रोटीन ही होता है, तो ये भी सही है। वसा के प्रत्येक अणु के लिए एक जीन होता है, नहीं, वसा के लिए कोई जीन विन नहीं होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ए ऑप्शन में मैंने आपको ध्यान दिलाया है यहां पर कि हार्मोन तो दोनों प्रकार के होते हैं, जो प्रोटीन से बनते हैं, जो लिपिड से बनते हैं। अब प्रोटीन बनाने के लिए जीन होता है, ठीक। तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ, जो हार्मोन प्रोटीन से बनते हैं उसके लिए एक जीन होता है, लेकिन जो लिपिड से बनते हैं उसके लिए जीन क्यों होगा। लेकिन फिर भी ये 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से जो सबसे गलत ऑप्शन हमें लग रहा है यहां पर वो ये है, ठीक है। ए को हम लोग यहां पर सही मान करके चलेंगे। यदि मटर के एक गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? F1PD में सारे जो है प्रभावी लक्षण वाले ही संतति उत्पन्न होते हैं। तो गोल और हरे रंग के बीज में, है ना, अच्छा, गोल और झुर्रीदार बीज में प्रभावी विशेषक कौन सा है? गोल, ठीक। और हरे और पीले बीज में
प्रभावी विशेषक कौन सा है? पीला, गोल और पीला। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मानव नरों में यानी कि पुरुषों में, है ना, मेल में एक गुणसूत्र को छोड़कर सभी गुणसूत्र पूर्ण जोड़ों में है। ये अपूर्ण जोड़े वाला या अपूर्ण जोड़े वाले गुणसूत्र कौन सा या कौन से है? तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में तो सारे के सारे क्रोमोसोम्स पेयर्ड हैं, जोड़े में है। पहले नंबर का क्रोमोसोम जोड़े में है, दूसरे नंबर का जोड़े में है, तीसरे नंबर का जोड़े में है, ऐसे सारे के सारे जोड़े में है ना। 22 पेयर प्लस एक्स एक्स हम बोलते हैं, तो ये दोनों एक्स एक्स ही है, तो ये भी जोड़े में है और ये भी जोड़े में है 22 पेयर। ठीक। पुरुषों की बात करते हैं तो 22 पेयर तक तो ठीक है, लेकिन यानी कि जो 22वां नंबर तक का क्रोमोसोम है वो सारे जोड़े में है, लेकिन 23वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो जोड़े में नहीं है, ये पेयर्ड नहीं है। वाई क्रोमोसोम छोटा होता है, एक्स क्रोमोसोम जो है सामान्य आकार का होता है। तो हम बोलेंगे कि वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र को छोड़ करके, है ना, वाई गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र को छोड़ करके सारे के सारे क्रोमोसोम जो होते हैं वो जोड़े में होते हैं। 3 और 4, सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। बच्चे के नरत्व का निर्धारण होता है, यानी बच्चा नर होगा, इसका निर्धारण कैसे होगा? तो वाई गुणसूत्र से होगा। युग्मनज में अगर वाई गुणसूत्र है यानी कि जो बच्चा है वो नर होगा, अगर एक्स गुणसूत्र होता तो बच्चा जो है एक मादा होती। एक युग्मनज से जिसमें पिता से वंशागत किया गया एक एक्स गुणसूत्र है, किस प्रकार का बच्चा बनेगा? पिता से अगर एक्स मिलता है तो फीमेल, है ना, एक लड़की जो है जन्म लेगी। अगर पिता से वाई मिलता है तो एक लड़का जन्म लेगा, क्योंकि यहां पिता से एक्स गुणसूत्र मिला है तो लड़की। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गलत कथन चुनिए। एक समष्टि में लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ एक जीनों की प्रायिकता में परिवर्तन से विकास होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एक समष्टि में, है ना, जैसे मानव प्रजाति की पूरी जनसंख्या है, उसमें लगातार कई पीढ़ियों तक कुछ जीन में जो है लगातार परिवर्तन होता है तो उससे विकास होता है। तो बिल्कुल सही है। अगर जीन में लगातार चेंज हो रहा है तो जीन से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन में चेंज आएगा और जो लक्षण जो आएंगे उनमें परिवर्तन आएगा, तो नए लक्षण धीरे धीरे आएंगे, वो जमा होते चले जाएंगे और उसी से विकास होता है। ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत चुनना है। भुखमरी के कारण जीव के भार में कमी आनुवांशिक रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। भुखमरी के कारण अगर जीव के भार में कमी हो जाए तो इसे आनुवांशिक रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है भाई। ठीक है, मान लीजिए भुखमरी के कारण किसी जीव के भार में कमी आ गया है तो ऐसा नहीं होगा कि जो उसका बच्चा जन्म लेगा, हाँ, उसका भार भी जो है वो कमी होगा, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि दुबले पतले जनक है लेकिन जो उसका संतति है वो अधिक भार वाला हो, ये चीज हो सकता है। अगर कई पीढ़ियों तक जीन विशेषकों की वंशागति नहीं होती है तो उनसे विकास नहीं होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है। कई पीढ़ियों तक अगर जीन की वंशागति नहीं होती है ना, जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं तो इससे विकास नहीं होता है, बिल्कुल सही है भाई। जीन जाएंगे, उसमें कुछ चेंज आएगा, उससे प्रोटीन जो बनेगा उसमें कुछ चेंज आएगा, नए लक्षण आएंगे, तभी जाकर के विकास होगा। अगर जीन ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा तो फिर विकास कैसे होगा? तो हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा, गलत कथन चुनना था। नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है, नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है जब जनन कोशिकाओं के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है। डीएनए में अगर महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, डीएनए में चेंज होगा तो प्रोटीन में चेंज होगा, प्रोटीन में चेंज होगा तो जो लक्षण आएंगे उनमें भी चेंज होगा। मान लीजिए कि डीएनए में बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो प्रोटीन में बहुत ज्यादा चेंज होगा, बहुत ज्यादा ही नए लक्षण देखने को मिलेंगे, नई प्रजाति भी बन सकती है। सही है। युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है, युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर हम मानव की बात करते हैं तो युग्मक जो है उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर मान लीजिए ये नंबर चेंज कर जाता है, 23 के अलावा जो है दूसरा नंबर देखने को मिलता है, तो ऐसे केस में जो है नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है, क्योंकि जितने भी मानव होंगे उन सारे के युग्मक में जो है 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे, ये फिक्स्ड होता है। आनुवांशिक पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए में परिवर्तन नहीं होगा तो नई प्रजाति नहीं बनने वाली है। जनकों में परस्पर मैथुन नहीं होता है, मैथुन होगा तभी लैंगिक जनन होगा, तो नहीं होना यहां पर गलत है ना। जनकों में परस्पर मैथुन यानी कि जो जनक है वो आपस में
मेटिंग करेंगे, संभोग करेंगे, है ना, निषेचन होगा शुक्राणु और अंडाणु के बीच में, वैसे केस में ही लैंगिक जनन कहलाएगा और जो संतति उत्पन्न होंगे उनमें नए जो है लक्षण आएंगे। और वो जो लक्षण है, जो नए नए लक्षण आएंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो जमा होती चली जाएगी और कई सारी पीढ़ी के बाद जो है काफी सारे जो है परिवर्तन और नए लक्षण देखने को मिलेंगे, है ना, जो कई पीढ़ी के बाद जीव आएंगे उनके अंदर। तो ऐसा हो सकता है कि नई प्रजाति ही वो अपने आप में हो। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नई स्पीशीज का निर्माण हो सकता है ना। तो डीएनए में ज्यादा चेंज हो जाए, क्रोमोसोम की संख्या चेंज हो जाए तो नई प्रजाति का निर्माण हो सकता है। मटर के 2 पौधों से जिनमें एक गोल और हरे बीज वाला था और दूसरा झुर्रीदार और पीले बीज वाला था, F1 पीढ़ी उत्पन्न हुई तब उसके बीज गोल और पीले रंग के बने। बिल्कुल सही है, F1 पीढ़ी में तो सारे प्रभावी लक्षण वाले ही होंगे। F1 पीढ़ी के पौधों के बीज बनेंगे। 100 संस्करण कराए जाने पर F2 पीढ़ी के पौधों के बीजों में लक्षणों के कुछ नए समुच्चय बने। निम्नलिखित में से नए समुच्चयों को चुनिए। देखो, जनक कौन सा लिया गया था? जनक लिया गया था गोल और हरा बीज वाला, झुर्रीदार और पीला बीज वाला। F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो है प्रभावी लक्षण वाले बनेंगे, यानी सारे के सारे कैसे बने भाई? गोल और पीले बीज वाले संतति उत्पन्न हुए। लेकिन F2 पीढ़ी में हम जानते हैं कि जो हमने जनक यहां पर लिया, गोल और हरे बीज वाले और झुर्रीदार पीले बीज वाले, ये तो मिलेंगे ही, कुछ नए हमें कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिलेंगे, तो उस नए कॉम्बिनेशन वाले को ही चुनना है। गोल और हरे बीज वाले को काट दो, झुर्रीदार और पीले बीज वाले को काट दो, जो नए कॉम्बिनेशंस मिले उनको चुनना है। तो गोल और पीले बीज वाले मिल सकते हैं, झुर्रीदार और हरे बीज वाले मिल सकते हैं, तो 1 और 4, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सब्जी की एक टोकरी है जिसमें गाजर है, आलू है, मूली है और टमाटर है। बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। समजात अंग आपने सुना होगा, समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन, समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन या फिर समजात संरचना, यानी जिसकी उत्पत्ति एक जैसी हो, वैसी संरचना जिसकी उत्पत्ति एक जैसी हो, काम जो है उनका अलग अलग हो सकता है लेकिन उत्पत्ति उनकी एक जैसी होती है, उसे हम लोग समजात संरचना बोलते हैं। तो गाजर है, आलू है, मूली है, टमाटर है। टमाटर हम जानते हैं कि ये फ्रूट है, गाजर और मूली ये दोनों हम जानते हैं कि रूट है, और जो आलू है ये स्टेम है, तना है ना, रूपांतरित तना है आलू, गाजर और मूली रूपांतरित जड़ है। तो समजात संरचना आपको यहां पर चूज करना है। तो गाजर जो है जड़ है, आलू तना है, ये नहीं होगा। गाजर जो है जड़ है, टमाटर फल है, नहीं होगा। मूली और गाजर जो है दोनों रूट है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मूली जड़ है, आलू तना है, ये आंसर नहीं होगा। समजात संरचना या फिर समजात अंग जिनकी उत्पत्ति एक समान हो, कार्य उनके भिन्न हो सकते हैं। सही कथन चुनिए। मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का प्रनाभ वृंत समजात अंग है, होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन उनको बोलते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है वो एक जैसी होती है। अब देखो, ये मटर का प्लांट है, इसकी बात की जा रही है। ये प्रतान है, ये जो प्रतान है ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। और ये नागफनी में देखो, ये फन जैसा जो है, इसे हम लोग फाइलोक्लेड बोलते हैं, जो यहां पर प्रनाभ वृंत लिखा हुआ है ना, फाइलोक्लेड बोलते हैं। और इसके ऊपर आपको कांटे दिखाई पड़ रहे हैं, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, यानी ये तना का मॉडिफिकेशन है, और कांटे जो है इन पर ये पत्ती का रूपांतरण है। ये जो फन जैसा है, फन जैसा, ये तने का रूपांतरण है, और जो कांटे हैं इस पर ये पत्ती का रूपांतरण है। तो ये जो कांटे हैं इसे हम इंग्लिश में स्पाइन बोलेंगे, और इसे हम लोग ये प्रनाभ वृंत बोलेंगे, फाइलोक्लेड बोलेंगे। अब देखो, जो प्रतान है वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, जो फाइलोक्लेड है ये तना का मॉडिफिकेशन है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और यहां पर बोला गया है मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का प्रनाभ समजात अंग है। अब देखो, एग्जाम्पलर में ना इसका आंसर ट्रू दिया गया है। मेरे ख्याल से ये आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमसे फाइलोक्लेड की बात की जा रही है। ये तो अपने आप में तना है,
और ये मटर के पौधे में जो प्रतान होता है ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो इस हिसाब से इनकी उत्पत्ति एक समान नहीं है, तो ये समजात अंग जो है नहीं होने चाहिए। ठीक, ना ही ये समरूप अंग है ना, समवृत्ति अंग या फिर समरूप अंग भी इसको बोलते हैं। समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन, समवृत्ति यानी समरूप। समरूप अंग भी नहीं है, क्योंकि समरूप अंग में क्या होता है, उत्पत्ति अलग अलग होती है लेकिन काम उनके एक जैसे होते हैं। यहाँ काम भी अलग अलग है, उत्पत्ति भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग है। प्रतान का काम होता है सपोर्ट करना, क्लाइंब करना, सपोर्ट के लिए क्लाइंबिंग में जो है प्रतान का रोल होता है, जबकि फाइलोक्लेड का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, ये जो इसका जो काम होता है ये सपोर्ट होता है ना, क्लाइंबिंग करना होता है, ये काम है। जबकि इसका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। तो काम भी एक जैसा नहीं है। फिर भी जो है यहाँ पर बुक में जो है ये दिया गया है कि ये आंसर सही है। तो याद रखिएगा, अगर यही सवाल रिपीट हो जाता है तो वैसे केस में जो है आप इसको सही आंसर मान करके चलना। हो सकता है यहाँ पर जो है बुक के हिसाब से इस पूरे को फाइलोक्लेड माना गया हो, और ये जो स्पाइन है, कांटा है, ये पत्ती का रूपांतरण है, और ये भी जो है प्रतान पत्ती का रूपांतरण है। इस हिसाब से जो है यहाँ पर समजात अंग बोल दिया गया हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो फाइलोक्लेड है, पर्णाभ वृंत जो है, ये हम लोग केवल इस तने के रूपांतरण को बोलते हैं। इसमें हम लोग कांटों को शामिल नहीं करते हैं जो पत्ती का रूपांतरण है। लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अगर सवाल ऐसा ही आता है, रिपीट हो जाता है, मटर के पौधे का प्रतान और नागफनी का जो ये पर्णाभ वृंत है, तो आप इसको समजात अंग मान करके चलेंगे। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें समरूप अंग दिया हुआ है। पक्षियों के पंख जो होते हैं और छिपकलियों के जो पैर होते हैं ये समवृत्त अंग होते हैं। नहीं, पक्षियों के जो पंख होते हैं और छिपकलियों के जो पैर होते हैं वो समजात अंग होते हैं। गलत हो जाएगा, है ना। पंख उड़ने के लिए है, छिपकली के पैर भाई चलने के लिए है, रेंगने के लिए है, लेकिन इनकी उत्पत्ति एक जैसी होती है, काम अलग अलग है, उत्पत्ति एक जैसी होती है, तो ये समजात अंग कहे जाएंगे। पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख समजात अंग है, नहीं समरूप अंग है। पक्षी के जो पंख है उड़ने के लिए है भाई, चमगादड़ के पंख ये भी उड़ने के लिए है, काम एक जैसे है लेकिन इनकी उत्पत्ति अलग अलग है, इसीलिए ये समरूप अंग होते हैं, ना कि समजात अंग होते हैं। ये जो है ये समरूप अंग होते हैं। समरूप अंग का मतलब क्या हुआ, कार्य समान और जो उत्पत्ति है ये भिन्न होंगे, है ना। उत्पत्ति जो है वो भिन्न होंगे, और इसके ठीक उल्टा जो है समजात अंग में हो जाएगा, कार्य अलग अलग होंगे लेकिन जो उत्पत्ति है वो एक समान। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों से प्राप्त हुआ है, तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि, देखिए, जो जीवाश्म पृथ्वी के जितने गहराई में है मतलब वो उतना ही पहले विलुप्त हुआ है। अगर कोई जीवाश्म जो है यहां पर मिलता है, कोई जीवाश्म यहां पर मिलता है, कोई यहां पर मिलता है, कोई यहां पर मिलता है, तो यहां वाला जो है रिसेंटली ही विलुप्त हुआ है, उससे पहले ये विलुप्त हुआ होगा, उससे पहले ये विलुप्त हुआ होगा, उससे पहले ये विलुप्त हुआ। जितनी गहराई से जीवाश्म हमें मिल रहे हैं, मतलब जो भी जीव का जीवाश्म है वो उतने ही पहले, है ना, विलुप्त हुआ है। तो गहरी परतों से अगर प्राप्त हुआ है तो हम बोल सकते हैं जीव का विलोप जो है हजारों वर्ष पूर्व हुआ है। अगर मान लीजिए कि ऊपर के परतों से ही हमें जीवाश्म मिल जाता तो हम बोल सकते थे कि हाल ही के कुछ वर्षों में हुआ है। पृथ्वी की परतों में जीवाश्म की स्थिति का जीव के विलुप्त होने की अवधि से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल संबंध है। जितने गहराई में हमें जीवाश्म मिले मतलब जो जीव है वो उतने पहले विलुप्त हुए हैं, यानी काफी पहले जो है विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त होने की अवधि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, गलत है, बिल्कुल किया जा सकता है। विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो वेरिएशंस आते हैं उनके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जल है, ठीक है, जल है और इस जल में जीवाणु है जो प्रजनन कर रहे हैं और नए नए जीवाणु बना रहे हैं, और इनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस भी आ रहे हैं। कुछ जीवाणु ऐसे बने हैं जिनमें क्षमता है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस जल के तापमान को भी झेल सकते हैं, और कुछ जीवाणु ऐसे बन गए हैं जिनके पास क्षमता है कि 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वो जल के तापमान को नहीं झेल सकता है। तो आप सोचो, अगर जल का तापमान 50 से ऊपर जाएगा तो जिनके पास क्षमता केवल 50 डिग्री सेल्सियस ताप को सहन करने की है वो सारे जीवाणु मर जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर वेरिएशन क्या आया
कि एक ज्यादा ताप को सह सकता है, एक कम ताप को सह सकता है। लेकिन क्या इन दोनों वेरिएशन के बने रहने की संभावना समान है? तो ऐसा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि प्रजाति जिस पर्यावरण में रह रहे हैं, एक प्रजाति के अंदर आने वाले जो भी जीव हैं वो जिस पर्यावरण में रह रहे हैं उस पर्यावरण का कंडीशन क्या है। अगर वेरिएशन उस पर्यावरण को सूट करता है, जो विविधता आई है अगर वो पर्यावरण के अनुकूल है तो वो जीव रह जाएंगे, वो वेरिएशन भी रहेंगे। अगर उस पर्यावरण के अनुकूल नहीं है वो वेरिएशन, तो धीरे धीरे वो जीव जो है समाप्त हो जाएंगे। अब जल का ताप जैसे बढ़ेगा, 50 डिग्री सहन करने वाले जो जीवाणु होंगे वो सब के सब मर जाएंगे। 100 डिग्री सेल्सियस जो सहन कर पाएंगे वो रह जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है, ऐसा नहीं है। कुछ विविधताएं रह जाएंगी, कुछ विविधताओं के साथ जीव जो है मर जाएंगे जो उस पर्यावरण के अनुकूल नहीं होंगे। अब भाई पर्यावरण का तापमान ही 50 डिग्री सेल्सियस 60 डिग्री सेल्सियस और एक वेरिएशन ऐसा आ गया कि 30 से ज्यादा सही नहीं सकता है जीव, तो मर जाएंगे ना, वो वेरिएशन जो है समाप्त हो जाएगा। आनुवांशिक संगठन में परिवर्तनों के कारण विविधता आ जाती है। जेनेटिक कॉम्बिनेशन में अगर कोई चेंज आता है तो विविधता आ जाती है, बिल्कुल। डीएनए में चेंज आ जाए, जेनेटिक कॉम्बिनेशन में चेंज आ जाए तो विविधता जो है वो आ जाती है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा परिवर्तन का वर्ण विकास की प्रक्रिया का आधार बनता है। यह स्टेटमेंट भी सही है। जो मैंने अभी आपको यहां पर समझाया ना, ये वही चीज है कि एक प्रजाति लैंगिक जनन कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रजाति में लैंगिक जनन हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं। वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब जिस पर्यावरण में वो है, अगर वो विविधता जो वेरिएशन है उसके पर्यावरण के लिए ठीक है कि जो वेरिएशन आया है वो वेरिएशन उस जीव को उस पर्यावरण में रहने लायक बना रहा है, वो जीव रहेगा, बाकी के जीव समाप्त हो जाएंगे उस वेरिएशन के साथ जो उस पर्यावरण में रहने लायक नहीं है। ठीक, जो मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया, ठीक, सेम चीज यहां पर आपको बताया गया है कि जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जो चेंज आते हैं वो एक आधार है, वो एक आधार बनाता है, बेस बनाता है। तो ये बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डार्विन ने जो दिया था प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत कि प्राकृतिक जो है उन सारे वेरिएशंस को चुन लेता है, उन सारे जीव को चुन लेता है जो उस पर्यावरण में सही फिट बैठता है, जो उस पर्यावरण में रहने के लायक है, उस जीव को प्राकृतिक जो नेचर है उसको चुन लेता है, बाकी सारे को समाप्त कर देता है। अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, बिल्कुल सही है। अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना जो है सबसे कम होती है। देखो आज के डेट में धीरे धीरे हम जानते हैं कि मोबाइल के सामने जो है हम ज्यादा रहते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा है, ठीक, तो जो हमारी आंखें हैं, जब हम ज्यादा मोबाइल चलाते हैं, स्क्रीन देखते हैं तो दर्द करने लगती है। धीरे धीरे क्या होगा ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हमारी आंखें भी इवॉल्व होगी। फिर कई पीढ़ियों के बाद जो आंखें आएंगी ना, उनके अंदर ये क्षमता होगी कि वो ज्यादा स्क्रीन को वो देख सकती है और सर में दर्द नहीं होगा, आंखों में दर्द नहीं होगा। ये कई पीढ़ियों के बाद होगा। अभी हमारी आंखें जो है उस लायक नहीं है कि हम ज्यादा स्क्रीन को देख सकते हैं, ज्यादा हम लाइट को झेल सकते हैं। आंखें दर्द करती है, सिर में दर्द होता है, लेकिन कई पीढ़ियों के बाद जो है हमारी आंखें थोड़ी सी इवॉल्व हो जाएगी, वो ज्यादा स्क्रीन टाइम सह सकती है। वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा सिमिलर है, समान है। एक स्पीशीज के दो वेष्टियों में, जैसे मानव प्रजाति, मानव अपने आप में एक प्रजाति है, और देव वेष्टि मतलब दो अलग अलग मानव, ठीक। एक जीनस के दो स्पीशीज, जैसे ये बाघ है, बाघ का जो जीनस है वो है पैंथेरा, जो शेर है इनका भी जीनस है पैंथेरा। दोनों का जीनस एक समान है। क्या बाघ और शेर इनके बीच में ज्यादा समानता है, या फिर दो शेर के बीच में ज्यादा समानता है, दो बाघ के बीच में ज्यादा समानता है? आप बोलेंगे दो बाघ के बीच में ज्यादा समानता है, दो शेर के बीच में ज्यादा समानता है। इसका मतलब एक ही स्पीशीज के दो वेष्टियों में समानता ज्यादा है। वही बाघ और शेर के बीच में समानता उतनी नहीं है। एक ही जीनस के ये दो प्रजाति है, इनमें उतनी समानता नहीं है जितनी कि एक ही प्रजाति के अलग अलग जीवों में समानता होती है। बहुत ही सिंपल है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। विकास सिद्धांत के अनुसार नई स्पीशीज का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है? जो इवोल्यूशन के लिए थ्योरी है उनके अनुसार स्पीशीज का निर्माण, प्रजाति का निर्माण सामान्यतः किसके कारण होता है?
अब देखो पहले इंसान ऐसा हुआ करता था, आज के डेट में ऐसा हो रहा है, ऐसा है ना। तो इसी को हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ये कोई अचानक से नहीं हुआ है, कई वर्षों के बाद जो है यहां से यहां इंसान पहुंचा है, कई वर्षों के बाद। ये कैसे हुआ? तो कई पीढ़ियों तक विविधताओं के जमा होते जाने के कारण हर अगली पीढ़ी में हर अगली पीढ़ी में जो है पिछले पीढ़ी से कुछ चेंज जाते हैं और कुछ नए चेंज आते हैं हर अगली पीढ़ी में। ये एक पीढ़ी है, इससे एक नया पीढ़ी ये बना, क्या होगा? इसमें एक नया चेंज आएगा और साथ में इसके अंदर जो पिछली पीढ़ी से चेंजेस आ रहे थे वो भी इसके अंदर पहुंचेंगे। फिर इससे अगली पीढ़ी आने वाली है, इसमें कुछ नया चेंज आएगा और साथ में पीछे से जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंज भी इसमें चला जाएगा। यानी पिछली पीढ़ी से आने वाले सारे बदलाव जो है वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, वो जमा होते चले जाते हैं। जमा होते इतने बदलाव आ जाते हैं कि एक नई प्रजाति जो है हम उसको मानते हैं, एक नई प्रजाति के रूप में हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक नई प्रजाति ही हम बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है, बहुत ज़्यादा ही चेंज आ जाता है, तो हम ऐसे में एक नई प्रजाति जो है बोल सकते हैं। तो नई प्रजाति हम तभी बोलेंगे ना जब बहुत ज़्यादा चेंज आए। और बहुत ज़्यादा चेंज कैसे आएगा? पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वेरिएशंस जो है, जो बदलाव है वो जमा होते जाएंगे तब। नीचे दी गई सूची में से उन लक्षणों का चुनाव कीजिए जिन्हें उपार्जित किया जा सकता है, वंशागत नहीं। यानी आप उन लक्षणों को प्राप्त तो कर सकते हैं लेकिन अगली पीढ़ी में नहीं भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कीबोर्ड पर बहुत फास्ट टाइपिंग करते हो, ये लक्षण आपने उपार्जित की है कि आप बहुत ही फास्ट टाइपिंग कर लेते हो, लेकिन आप इसे अगली पीढ़ी में थोड़ी ना भेज दोगे। जो आपका बच्चा होगा वो पहले से फास्ट टाइपिंग करता हो, ये जरूरी नहीं है ना। ऐसा नहीं होगा, जरूरी क्या? ऐसा नहीं होगा, उन्हें भी जो है सीखना पड़ेगा। आंख का रंग जो है ये वंशागत हो सकता है, त्वचा का रंग वंशागत हो सकता है, बालों का स्वरूप कर्ली है, स्ट्रेट है, ये सब वंशागत हो सकता है। शरीर का आकार ये वंशागत नहीं होगा। शरीर का आकार मतलब आप जिम जाते हैं, बॉडी बना लेते हैं अपना, है ना, खूब डोले शोले आप बना लेते हैं, तो जो आपका बच्चा होगा उसके पास भी पहले से बॉडी शॉडी जो है बना हुआ रहेगा? ऐसा नहीं है, उसको भी बनाने के लिए जो है बाद में जिम ही जाना पड़ेगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषकों के दो रूपांतरण कहाँ स्थित होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर जो है जितने भी लक्षण हैं उसको नियंत्रित करने वाले दो जीन होते हैं, एक माता के साइड से आता है, एक पिता के साइड से आता है। तो मान लीजिए कि पिता के साइड से जो 23 क्रोमोसोम आया है उसमें से एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिस पर लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन होगा। आपके माता के साइड से जो 23 क्रोमोसोम आएगा उसमें भी एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसमें लंबाई को नियंत्रित करने वाला जीन होगा। ये दोनों आपके कहलाएंगे पेयर्ड क्रोमोसोम। यानी हर एक क्रोमोसोम का कॉपी है ना, एक माता के साइड से आया है और एक पिता के साइड से आया है। तो नर और मादा युग्मकों द्वारा साथ लाए जाने वाले विशेषक के दो रूपांतरण कहां स्थित होते हैं? तो एक ही गुणसूत्र के प्रतिकृतियों पर, ठीक, एक ही गुणसूत्र के कॉपियों पर, एक ही गुणसूत्र के कॉपी पर। तो दो गुणसूत्र हो गए ना, एक माता के साइड से एक पिता के साइड से। दो विभिन्न गुणसूत्रों पर नहीं होते हैं, दो विभिन्न। हम लोग पेयर्ड कैसे बनाते हैं? वैसे ही तो बनाते हैं कि जो जीन जिस ऑर्डर में पिता के साइड से क्रोमोसोम है, जैसे पिता के साइड से एक क्रोमोसोम आया, इसमें ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है। माता के साइड से भी एक क्रोमोसोम आया, उसमें भी यही सारे जीन इसी ऑर्डर में है, ए है, बी है, सी है, डी है। तो हम बोलेंगे ये दोनों क्रोमोसोम जो है एक दूसरे का कॉपी है और यही जोड़े, इसी प्रकार से जोड़े जो है बनते हैं क्रोमोसोम का। तो एक ही गुणसूत्र के प्रतिकृतियों पर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उन कथनों का चुनाव कीजिए जो जीनों की विशिष्टताएं बताते हैं, यानी जीनों की विशेषता बताते हैं। जीन की विशेषता बताते हैं। जीन डीएनए अणुबेसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। बिल्कुल सही है। हम जानते हैं जीन जो है डीएनए का टुकड़ा है। भाई कौन सा टुकड़ा है? क्या किसी भी टुकड़े को, डीएनए के किसी भी टुकड़े को जीन बोलेंगे? नहीं, डीएनए के उसी टुकड़े को जीन बोलेंगे जो किसी विशेष प्रोटीन बनाने के लिए कोडेड है। तो ये जो कोड होता है, ये जो कोड होता है कैसा होता है? तो बेसों के विशिष्ट क्रम में, ये बेस का मतलब क्या है? क्षार है।
नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए में, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। ये नाइट्रोजन बेस का जो है एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उसी को हम लोग कोड बोलते हैं और उसी टुकड़े को हम लोग जीन बोलते हैं। उसी कोड को डिकोड किया जाता है और प्रोटीन बनता है। ठीक, जो कोड होता है नाइट्रोजन बेस जो है इसका जो एक स्पेसिफिक क्रम होता है वही कोड होता है, वही कोड होता है, उसी को डिकोड किया जाता है और जीन से प्रोटीन बनता है। जीन प्रोटीन का कोटन नहीं करता है, गलत हो जाएगा। जीन प्रोटीन का बिल्कुल कोटन करता है। किसी स्पीशीज की विष्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, बिल्कुल सही है। किसी स्पीशीज की विष्टियों में एक प्रजाति के जो अलग अलग जीव होते हैं उनमें एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है, तो बिल्कुल सही है ना। कोई एक खास जीन जो है किसी एक खास गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है, गलत हो जाएगा। प्रत्येक गुणसूत्र में केवल एक ही जीन होता है तो ऐसा नहीं है, एक गुणसूत्र में तो बहुत सारे जीन होते हैं। तो 1 और 3 सही है। मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे और एक शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा? तो F2 पीढ़ी में जो है 4 लंबे पादप बने थे, 3 लंबे पादप बने थे और 1 बौना पादप बना था। 1 बौना पादप बना था। ये कैपिटल टी वाला, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, स्मॉल टी वाला। ये शुद्ध लंबा है और ये शुद्ध बौना है। इनके बीच का अनुपात है। तो भाई 1 बना था शुद्ध लंबा पौधा और 1 बना था शुद्ध बौना पौधा और 2 बना था लंबा पौधा जो शुद्ध नहीं है। तो 1:1 हमारा आंसर हो जाएगा। ये प्योर टॉल और ये प्योर ड्वार्फ। शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, शुद्ध लंबा और बौना पौधों का अनुपात क्या होगा? बौना हमेशा जो है शुद्ध ही होगा, क्योंकि बौना तभी बनेगा जब दोनों के दोनों जो जीन है वो स्मॉल टी हो। मानव के युग्मनज में लिंग गुणसूत्रों के युग्म या युग्मों की संख्या कितनी होती है? तो अगर हम युग्मनज की बात करते हैं, अगर ये मेल है तो लिंग गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 44 प्लस XY। अगर फीमेल है तो 44 प्लस XX। तो युग्म की बात की गई है, पेयर की बात की गई तो 1 पेयर है ना। युग्मों की संख्या पूछी गई है ना। लिंग गुणसूत्रों की संख्या नहीं पूछी गई, युग्मों की संख्या पूछी गई है, पेयर की संख्या पूछी गई है, तो इसलिए 1। प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीज का विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम लोग बोलते हैं, ये किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। जो विकास है, जैव विकास है, इवोल्यूशन वाला जो टॉपिक है वो अब आपके क्लास 10th NCERT से हटा दिया गया है, तो चांस जो है बहुत कम है कि सवाल जो है पूछा जाएगा। लेकिन ये आप ध्यान में रखना कि प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीशीज का विकास सिद्धांत या फिर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ठीक, डार्विन ने दिया था। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ डायनासोरों में पर मौजूद थे किंतु वे उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि देखो, डायनासोर जो है वो सरीसृप थे। सरीसृप जो रेंगने वाले होते हैं, डायनासोर को भी जो है रेप्टाइल्स के ही अंदर रखा जाता है। डायनासोर सरीसृप थे जो रेंगते हैं। अच्छा, कुछ डायनासोर में देखा गया कि पर तो है लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि पक्षियों में पर होते हैं तो उड़ते हैं। तो इवोल्यूशन के संदर्भ में इसका यह अर्थ हुआ कि इसका अर्थ यह हुआ कि पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृपों से हुई है। जैसे यहां पर देखो, यह है आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स, इनमें पर है लेकिन ये उड़ नहीं सकते हैं। तो जो आर्क्योप्टेरिक्स है ये क्या है कि संयोजक करी है सरीसृप और पक्षी के बीच। तो पहले सरीसृप आते हैं, फिर धीरे धीरे उनमें पंख आते हैं, ठीक, लेकिन वो उड़ नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे और इवॉल्व होते हैं, पंख के साथ वो उड़ने लगते हैं। तो पक्षियों की उत्पत्ति जो है सरीसृपों से हुई है। डायनासोर सरीसृप थे, पर तो थे लेकिन उड़ नहीं सकते थे। बाद में धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं और ज्यादा इवॉल्व होते हैं और पर के साथ वो उड़ने लगते हैं, तब हम उसे पक्षी कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर आपका यहां पर कंप्लीट होता है। अब बायो का एक लास्ट चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद पूरा बायो जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।